हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है कल से, उन बच्चों के लिए जो बच्चे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और नीट 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं। तो इस सीरीज की कल हमारी पहली वीडियो अपलोड हुई थी चैनल पे। और कल ही हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था कोशिका जीवन की इकाई, जिसकी पहली वीडियो कल हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। इसमें मैंने आपको एनसीईआरटी बुक का पहला पेज पढ़ाया था और आशा करता हूँ आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और एक बार आपने अपने आप भी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगा ली होगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए थे उस पेज से वो भी आपने लगा लिए होंगे प्रैक्टिस के तौर पर। देखो, उन एमसीक्यू से क्या होगा कि जो आपने एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगाई है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए वो एमसीक्यू मैंने आपको दिए हैं। क्योंकि आप देखो, एक पेज से आप 40 नए एमसीक्यू करोगे तो आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेगा और आप फिर अपनी एनसीईआरटी बुक से नए एमसीक्यू भी बनाने लग जाओगे। तो जो हमने कल पहला पेज पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का कोशिका चैप्टर का दूसरा पेज। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कल अपने कोशिका चैप्टर का पहला पेज पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने उस पहले पेज में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने उस पेज में सबसे पहले पढ़े थे जीव और निर्जीव, यानी कि जीव के होते हैं और निर्जीव के होते हैं। तो जीव वो होते हैं जिनमें कोशिका उपस्थित होती है और निर्जीव वो होते हैं जिनमें कोशिका उपस्थित नहीं होती। फिर उसके बाद हमने बात की थी एक कोश के जीव की और बहुकोश के जीव की। तो एक कोश के जीव वो होते हैं जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा और जीवाणु। और बहुकोश के जीव वो होते हैं जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, जैसे हम खुद है, हम में क्या है, एक से अधिक कोशिका। और हमारे पौधे, उनमें भी एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। फिर हमने बात की थी कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी लिवन होक ने। और कब की थी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी केंद्रक की। तो केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की। फिर हमने बाद में बात की थी कोशिका की, यानी कि जो एक कोश के जीव होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से व्यापन कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में भी सक्षम होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अमीबा। फिर उसके बाद हमने बात की थी कोशिका सिद्धांत की। तो जो हमारा कोशिका सिद्धांत था वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडन ने और स्वान ने। तो जो हमारे स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक थे ये आए थे हमारे 1838 में और इन्होंने हमारी पादप कोशिका पर अध्ययन किया था। बट जो हमारे स्वान वैज्ञानिक थे ये आए थे 1839 में। इन्होंने जंतु कोशिका पर भी अध्ययन किया और हमारी पादप कोशिका पर भी अध्ययन किया, यानी कि जो हमारे स्वान वैज्ञानिक थे उन्होंने जंतु कोशिका पर भी अध्ययन किया था और हमारी पादप कोशिका पर भी अध्ययन किया था। फिर उसके बाद हमने बात की थी नई कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो जो हमारा नई कोशिका का सिद्धांत था वो किसने दिया था, वो दिया था लुडोल्फ विर्चो ने। और कब दिया था, 1855 में। उन्होंने एक लाइन कही थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब होता है कि जो हमारी नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से निर्मित होती है, यानी कि नई कोशिका का निर्माण हमारी पुरानी कोशिका से होता है। फिर हमने बात करी थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखो, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें क्या होता है, सुविक्षित केंद्रक उपस्थित होता है। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें सुविक्षित केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो हमने कल इतना ही पढ़ा था अपनी वीडियो में, जिसकी मैंने आपको एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराती हूँ। अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का दूसरा पेज। अब देखो, ये आ गई हमारी 11वीं क्लास की बायोलॉजी और ये आ गया हमारा कोशिका चैप्टर, यानी कि जो हमने कोशिका जीवन की का चैप्टर पढ़ा था उसका पहला पेज। ये है हमारा वो पेज। तो इन्हें रखते हैं आज हम साइड को, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दूसरा पेज। तो विकास भाई हमारा काम नहीं है, इसलिए साइड में रख देते हैं। ये आ गया हमारा कोशिका चैप्टर का पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, एक पेज ये रहा, एक पेज ये रहा। आपको पता ही है, अंडरलाइन आपको कर लेनी है खुद ही। फिर से पढ़ते हैं हम, आपके साथ पढ़ूंगा, आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें और मेरे साथ ही पढ़ते रहे। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलता है, यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें राइबोसोम मिलता है, यानी कि जो हमारा राइबोसोम है वो दोनों कोशिकाओं में मिलता है, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो। यानी कि यहाँ पे हमें लिख लेना राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में उपस्थित, यानी कि जो हमारा राइबोसोम होता है
वो दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। उसके बाद हम लिख लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, यानी कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि अंगकों में भी मिलता है। यानी कि और वो कौन कौन से अंगक है, जैसे हरित लवक जो हमारे किसमें पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, खुदरी अंतर प्रकृति जालिका, यानी कि जो हमारा राइबोसोम है वो कोशिका के द्रव्य में नहीं मिलेगा बल्कि हमारे हरित लवक में मिलेगा, सूत्रकणिका में भी, और खुदरी अंतर प्रकृति जाली में। ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी खुदरी अंतर प्रकृति जालिका होती है ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही खुदरी होती है। आगे पढ़ेंगे जंतु कोशिका। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्र जैसे अंगक मिलते हैं। यानी कि जो हमारी जंतु कोशिका होती है उसमें झिल्ली रहित अंग मिलते हैं, जैसे कि हमारे तारकाय और केंद्र। यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं जंतु कोशिका में झिल्ली रहित जैसे केंद्र और तारकाय। यानी कि जो हमारा तारकाय होता है और जो केंद्रक होता है ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, और ये कैसे होते हैं, ये झिल्ली रहित होते हैं। जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, और ये काय में सहायता करते हैं, हमारे ये कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। यानी कि जो हमारे ये झिल्ली रहित कोशिका होते हैं जैसे केंद्रक और तारकाय, ये किस चीज में सहायता करेंगे हमारी, ये तो हमारी कोशिका विभाजित होकर फिर एक नई कोशिका का निर्माण करती है, इस टाइम पे ये हमारी मदद करते हैं। कोशिका माप आकार में कार्य की दृष्टि में काफी भिन्न होती है, जैसे चित्र 1.2 में दिखाया गया है। यानी कि जो हमारी कोशिका होती है देखो वो आकृति में भी अलग होती है और माप में भी और वो कार्य में भी अलग होती है। देखो जैसे ये हमारी क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं और ये हमारी श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी कि आरबीसी है और ये हमारी डब्ल्यूबीसी है, और ये हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो देखो इनकी आकृति अलग है और इनकी आकृति अलग है और इसकी आकृति अलग है। तो यानी कि देखो जो हमारी कोशिका होती है, जब देखो इनकी आकृति अलग है तो इनका कार्य भी अलग होंगे। यानी कि इनके कार्य अलग होते हैं, और यानी कि जो हमारी लाल रुधिर कोशिकाएं हैं इसका कार्य अलग होगा, और जो हमारे श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं इनका भी कार्य अलग होगा, और जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं इनका भी कार्य अलग होगा। तो इस लाइन में यही बताया गया है हमें कि जो हमारी कोशिकाएं होती है ये माप आकार में कार्य की दृष्टि में काफी भिन्न होती है, यानी कि एक दूसरे से अलग रहती है, अलग अलग होती है। उदाहरण जैसे सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर की होती है, तो इसे आप कोई करके लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारी सबसे छोटी कोशिका, जो सबसे छोटी कोशिका वो किसकी, माइक्रोप्लाज्मा की, यानी कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की होती है। जबकि जो जो जीवाणु यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। यानी कि जो जीवाणु की कोशिका होती है वो कितने माइक्रोमीटर की होती है, या तो वो 3 माइक्रोमीटर की होती है या फिर वो 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु के अंडे के समान होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो जो पृथक की गई यानी कि जो अलग की गई कोशिका है सबसे बड़ी वो किसकी है, वो शुक्राणु के अंडे की है। यानी कि जो हमारा शुक्राणु का अंडा होता है वो कैसे होता है, एक कोश के होता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका काय के शुक्राणु का अंडा, अंडा। बहुकोश के जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है यानी कि आरबीसी होती है, उनकी जो कोशिकाएं होती है उनका व्यास कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। इसको आप अंडरलाइन कर ले, होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अब देखो इसमें फर्क हो गया, ये है हमारी जो हमारी तंत्रिका कोशिका है ये क्या होगी, सबसे लंबी होगी। और जो हमारे शतरमुख के अंडे की कोशिका ये क्या सी कोशिका होगी, ये सबसे बड़ी कोशिका होगी। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका हमारी शतरमुख के अंडे की होगी, और जो अगर हमारी सबसे लंबी कोशिका होगी वो कौन सी होगी, हमारी तंत्रिका कोशिका होगी। ये बीमाकार
बहुभुजी स्तंभी घन घना घनाल धागे की तरह या असमान आकृति प्रकार की होती है। यानी कि जो ये हमारी कोशिका होती है ये कई आकार की होती है। यानी कि जो ये हमारी तंत्रिका कोशिका होती है ये कई आकार की होती है, यानी कि इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। कोशिका का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। यानी कि जो हमारी कोशिका होती है उनका जो कार्य होता है वो उनकी संरचना के आकार भिन्न हो सकता है। ये आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि जो हमारी कोशिका होती है जैसी इस कोशिका का कार्य होगा वैसी उसकी आकृति होगी। यानी कि जो कोशिका की आकृति होगी वो किस पर निर्भर करती है, कोशिका की संरचना पर निर्भर करती है। यानी कि कोशिका की संरचना कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पे, इसको साइड में रखिए। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं, वरना पीडीएफ तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। अब हम पढ़ेंगे अगला पेज। इसमें भी हमारा अगला टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, लीलरी शिवाल, माइक्रोप्लाज्मा और फ्लोरो निमोनिया समजीव इन्हें हम टीपीआर में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें लीलरी शिवाल आते हैं, माइक्रोप्लाज्मा आते हैं और टीपीआर आते हैं। सामान्यतः ये कैरियोटिक कोशिका में बहुत छोटे होते हैं, बल्कि जो ये जो है ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं और काफी तेजी से विभाजन करते हैं। ये छोटे भी होते हैं और काफी तेजी से विभाजन भी करते हैं, जैसे चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। यानी जैसे इस चित्र अनुसार दर्शाया गया है। माप का आकार काफी भिन्न होता है, यानी कि जो इनकी माप होती है इसका आकार भी काफी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। यानी कि जो हमारा जीवाणु होता है इसके 4 प्रकार होते हैं, यानी कि वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक है छड़ाकार जिसे हम बेसिलस कहते हैं, एक होता है गोलाकार जिसे हम फोकस कहते हैं, एक होता है हमारा कोमाकार, आप इसे कोमा कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक में गलत किया है। एक होता है हमारा कोमाकार जिसे हम विब्रियो कहते हैं, तो एक होता है हमारा स्पेरल जिसे हम स्पेरोलम कहते हैं, ये गलत, जिसे हम स्पेरोलम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनका मूलभूत संगठन जो होता है वो आकार में भी अलग हो सकता है और कार्य में भी अलग हो सकता है। उसके बावजूद भी वो एक समान होता है। बट ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है कि जो कोशिका होती है उनका देखो कार्य तो अलग है और देखो उनका कार्य भी अलग है, उनकी आकृति भी अलग है, बट जो उनकी उत्पत्ति होती है वो एक समान होती है, इसलिए वो एक सा रहता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो कोशिका भित्ति होती है। आप इसे की पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कोशिका में कोशिका भित्ति थोड़ी प्रेजेंट होगी। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कोशिका झिल्ली से गिरी होती है। फिर इसके ऊपर क्या पाई जाती है? हमारी कोशिका झिल्ली। तभी तो ये तभी तो वो सॉरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तभी तभी तो हमारी जो कोशिका भित्ति है वो कोशिका झिल्ली से गिरी रहती है, कोशिका झिल्ली से गिरी रहती है केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। यानी कि जो हमारा माइक्रोप्लाज्मा है, देखो इस जगह बताया गया है जो हमारा माइक्रोप्लाज्मा बताया है प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। बट जो हमारा माइक्रोप्लाज्मा होता है इसमें क्या नहीं पाई जाती? हमारी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी कि माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर जितनी भी हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें क्या होती है? कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स रूप में भरा होता है। यानी कि जो साइटोप्लाज्मा होता है ये कोशिका के में तरल रूप से भरा होता है। यानी कि साइटोप्लाज्मा कोशिका के अंदर एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। अब इसे भी लिख सकते हैं हम की पॉइंट में, साइटोप्लाज्मा कोशिका में तरल रूप से, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्मा है कोशिका में तरल रूप से भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विवेचना केंद्र नहीं पाया जाता। यानी कि इसमें कोई स्पष्ट केंद्र नहीं पाया जाता, ओनली इसमें केंद्र का अभाव होता है, पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिगणित नहीं होता। यानी कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है वो ना तो नग्न होता है ना तो केंद्रक झिल्ली द्वारा परिगणित नहीं होता है। यानी कि ना तो वो नग्न होगा यानी कि बिना कोशिका
बिना झिल्ली के होगा, और ना ही वो केंद्रक द्वारा परिरंजित होता है। जिनो अब देखो ये जो जिनोम है, जिनोमिक है, ये क्या है? ये हमारा डीएनए होता है, यानी कि जो हमारी वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका में, उसमें ये डीएनए होता है, जिसे हम जिनोमिक कहते हैं। जिनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्ताकार जिनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इस डीएनए वृत्त को प्लाज्मिड कहते हैं, यानी कि जो ये हमारा डीएनए होता है इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अतिरिक्त डीएनए का काम करता है। यानी कि ये जिनोमिक के अलावा जो अतिरिक्त डीएनए होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये वृत्ताकार डीएनए होता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। यानी कि जो हमारा ये होता है प्लाज्मिड होता है, यानी जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये जीवाणु में विशिष्ट लक्षणों को बताता है। यानी कि ये विशिष्ट लक्षणों को बताने का कार्य करता है, जिसमें से एक प्रतिजैविक का प्रतिरोध है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है? ये प्रतिजैविक का प्रतिरोध करता है। यानी कि जो हमारा प्लाज्मिड है वो प्रतिजैविक का प्रतिरोध करता है। आप कहोगे ये प्रतिजैविक का प्रतिरोध क्यों करता है? क्योंकि इसके ऊपर नहीं क्या नहीं पाई जाती? हमारी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या करता है? प्रतिजैविक का प्रतिरोध करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉइंट में प्लाज्मिड प्लाज्मिड एक अतिरिक्त डीएनए होता है, वह प्रतिजैविक का प्रतिरोध। यानी कि ये अतिरिक्त डीएनए होता है और ये क्या करता है? प्रतिजैविक का प्रतिरोध करता है। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। और प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरित होकर प्रबोधन हेतु उपयोग होता है। अब देखो जब ये हमारा अतिरिक्त डीएनए होगा तो हमें कहीं ना कहीं तो उपयोग में लेना ही होगा, यानी कि हमारे लिए कहीं ना कहीं तो ये उपयोगी होगा और हमारे उपयोग में भी आता है। तो जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए है ये जीवाणु के बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरित होकर प्रबोधन हेतु उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली यूकार्योटिक में पाई जाती है, यानी कि जो हमारी केंद्र की झिल्ली होगी वो कौन सी कोशिका में पाई जाएगी? यूकार्योटिक कोशिका में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाया जाता। यानी कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केवल यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसका केवल एक ही अंग पाया जाता है, उसका नाम है राइबोसोम। यानी कि जो हमारा राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा और हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका का कोई अंगक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विशिष्ट पाए जाते हैं। ये विशेष प्रकार के अंतर्विशिष्ट पिंड होते हैं जो कोशिका द्रव्य में ऐसे घूमते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका भित्ति की एक विशिष्ट विभेद आकार में होती है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी एक विशेषता होती है जिसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेद आकार में मिलती है। अब ये आगे पढ़ेंगे हम, यानी कि जो इसका विशिष्ट आकार है, ये विशेषता है, ये आखिर है क्या? आकार में मिलती है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली हर तलम में होती है। यानी कि जो ये हमारा मीसोसोम होता है ये क्या होता है? ये देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि हम कह सकते हैं ये जीवाणु में क्या काम करता है? ये जीवाणु में जो माइक्रोकोन्डिया की तरह कार्य करता है। यानी कि जो हमारा माइक्रोकोन्डिया कार्य करता है वही कार्य क्या करता है? जीवाणु की कोशिका में मीसोसोम करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं मीसोसोम माइक्रोकोन्डिया की भांति काम करता है, यानी कि सूत्रकलिका की भांति काम करता है मीसोसोम। सूत्रकलिका की हर पार्ट, यानी कि जो हमारा मीसोसोम है ये सूत्रकलिका की तरह कार्य करता है। हम पढ़ेंगे कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशेषकर जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, विशेषकर जो हमारी जीवाणु की कोशिका होती है, उनमें जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण पूर्वक बने तीन स्तरों की संरचना बनाते हैं। यानी कि जो हमारा जो ये दंडाकार पूर्वक संरचना होती है, बनकर बनते हैं ये तीन परत से मिलकर बनेंगे। पहली परत होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीन होगी। इन तीनों परतों को मिलाकर ये हमारा कोशिका आवरण बनता है।
जैसे बाहरी बाहरी परत ग्लाइकोकेलिस होती है, इसके पश्चात क्रम से कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली आती है। यानी कि देखो, सबसे पहले आती है हमारी ग्लाइकोकेलिस, फिर आती है हमारी कोशिका भित्ति, फिर आती है जीव द्रव्य झिल्ली। यानी कि पहले हमारी, देखो पहले हमारी ग्लाइकोकेलिस होगी, फिर कोशिका भित्ति होगी, फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली होगी। अब जब ये तीन परत होंगी तो ये तो खुद ही दृढ़ता से बनी होंगी। जब दृढ़ता से बनी होंगी तो ये क्या होंगी, ज्यादा मजबूत हो जाती है। यद्यपि आगम के प्रति यद्यपि आगम के प्रति परत का कार्य भिन्न भिन्न है, पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाती है। अब देखो, जब तीन चीज एक जगह मिल जाएंगी तो वो सुरक्षा तो प्रदान करेंगी। मान लो जैसे ये पेन है, अब इसके पीछे तीन दो परत यही आ गई, अब मान लो एक परत हो रहा है, तो ये अगर कोई चीज इस पे हमला करेगी तो पहले किससे टकराएगी, उन परतों से टकराएगी, तो वो सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि तो ये तीन परत मिलकर बनती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजित के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो हमारे जीवाणु का जो कोशिका आवरण होता है, उसे ग्राम ग्राम ग्राही द्वारा विकसित ग्राम ग्राही द्वारा अभिरंजित विधि द्वारा दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी कि इसे दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक होता है ग्राम धनात्मक और एक होता है ग्राम ऋणात्मक। अब देखो, जो हमारा ग्राम धनात्मक होता है, अगर देखो, जब हम जीवाणु को अभिरंजित करेंगे और हमारा क्या आएगा, हमारा बैंगनी कलर आएगा, बैंगनी रंग, तो वो जीवाणु कैसे कहलाएगा, वो ग्राम गिराई ग्राम धनात्मक कहलाएगा, यानी ग्राम गिराई कहलाएगा। और अगर हमारा मान लो गुलाबी कलर आ गया या फिर दूसरा कलर आ गया, वो सॉरी, ग्राम जो हमारा ग्राम ऋणात्मक है, इसमें क्या होगा, इसमें या तो हमारा गुलाबी कलर आएगा या फिर वो जीवाणु रंगीन आएगा। तो जब हमारा कौन सा होगा, वो होगा हमारा ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। अब देखो, अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है या फिर आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक की लाइन समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, या तो मैं अगले लेक्चर में उसे आपको अच्छे से समझा दूंगा या फिर उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, फिर आप उसको देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, यानी कि जो मैंने आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाई है, उस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यालय चैनल पर।